हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में जो है हिंदी व्याकरण के भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, पहला चैप्टर जैसे है कि भाषा, लिपि और व्याकरण, तो हम लोग क्रम से करके जो है हिंदी व्याकरण में जैसे भाषा हो गया, लिपि है, व्याकरण है, वर्ण विचार है, शब्द विचार है, शब्द रचना है, समास है, संधि है, शब्द भंडार है, संज्ञा, एक एक करके हम लोग जो है सभी देखेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ भाषा, लिपि और व्याकरण और वर्ण विचार के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, तो देखिए इसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्रम से देखिए कि पृथ्वी पर तरह तरह के प्राणी निवास करते हैं, किंतु उनमें केवल मनुष्य ही अपने विचारों को व्यक्त करने में समर्थ है, क्योंकि उनमें अपने विचार और भावनाओं को प्रकट करने के लिए एक माध्यम विकसित कर लिया है। जिस माध्यम के द्वारा भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो देखिए, भाषा का जो डिफिनीशन है कि पृथ्वी पर तरह तरह के प्राणी निवास करते हैं, किंतु उनमें केवल मनुष्य ही अपने विचारों को व्यक्त करने में समर्थ हैं, क्योंकि उनमें अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करने के लिए एक माध्यम विकसित कर लिया है। जिस माध्यम के द्वारा भाव और विचारों को प्रकट किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा पे जैसे कोई भी हो, जैसे एक ब्लैक बोर्ड है सामने, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये ब्लैक बोर्ड है। तो ब्लैक बोर्ड किस रूप में हम इंगित करेंगे? एक भाषा के रूप में, जैसे उसको इंगित करेंगे कि यह क्या है? ब्लैक बोर्ड है। या मेज़ है, मेज़ पे क्या रखी हुई है? एक बुक है। तो इस तरह से हम लोग इंगित करते हैं। तो ये इसी को जो है, इसी भावों और विचारों को जो प्रकट होता है हमारे मन में, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को सिंपली भाषा कहा जाता है। तो देखिए, भाषा के भेद, आगे क्या है कि भाषा के भेद। तो भाषा के कुल कितने भेद होते हैं? तो भाषा के दो भेद हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। तो मौखिक भाषा जो होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मौखिक भाषा क्या होता है। एक मौखिक भाषा होता है, एक लिखित। जब हम अपने भावों और विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे कहते हैं, मौखिक भाषा को सुनने वाला कानों से सुनकर ग्रहण करता है। देखिए, मौखिक भाषा बहुत ही बढ़िया डिफिनीशन है कि जब हम अपने भाव और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा उस रूप में मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा को सुनने वाला कानों से सुनकर ग्रहण करता है। अगर कोई व्यक्ति कानों से सुनने में असमर्थ है तो उसके लिए मौखिक भाषा निरर्थक है, क्योंकि वह मौखिक भाषा में अभिव्यक्ति भाव और विचारों को समझने में असमर्थ रहता है। इसी प्रकार गूंगा व्यक्ति भी अपने भाव और विचारों को मौखिक भाषा में अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। और देखिए, जो लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा जो भाषा होती है जो लिख कर हम लोग समझाते हैं। जैसे जब कोई अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो उस भाषा के रूप में लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा को व्यक्ति आँखों से पढ़कर ग्रहण करता है। तो देखिए, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए कि पुस्तक, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन लिखित भाषा में ही होता है। लिखित भाषा में किसी दस्तावेज या सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सकता है। लिखित भाषा में कही गई बात प्रामाणिक और विश्वसनीय और अस्थायी बताई जाती है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भाषा के हम लोग जान गए। इसमें क्या जाने कि भाषा क्या है और भाषा के कुल कितने भेद हैं। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि भाषा के कुल कितने भेद हैं, तो आप क्या लगाएंगे? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के कुल कितने भेद हैं? दो भेद हैं, एक मौखिक भाषा है, एक लिखित भाषा है। तो आगे हम लोग देखते हैं। फिर आता है आपका भाषा और बोली। तो देखिए, भाषा और बोली में क्या है कि भाषा क्या है, बोली क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जैसे भाषा एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। देखिए, जो भाषा होती है कि एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। जैसे पूरे भारत देश की बात किया जाएगा, जो बोली जाती है उसको एक भाषा कहते हैं। लेकिन जो हर अलग अलग ज़िले में या हर अलग अलग स्टेट में जो बोली जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बोली कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाषा एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। कई बार क्षेत्रीय विशेषता के अनुसार उसके कई रूप विकसित हो जाते हैं। तो भाषा क्षेत्रीय रूप में बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप में हम बोली कहते हैं। तो हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं। जैसे देखिए, एक ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, कन्नौजी है। तो देखिए, ब्रज भाषा के अंतर्गत आपका जो भोजपुरी है, कुमायूनी आता है। खड़ी बोली में मैथिली है, मेवाती है, हरियाणवी में
बघेली है, मेवाड़ी है, गढ़वाली है, मगही है। तो इसी तरह से आपका जो है आता है। तो कभी कभी देखिए यहाँ पे कि बोली इतनी विकसित हो जाती है कि एक भाषा को रूप ले लेती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण खड़ी बोली है, जिसकी गणना विश्व की समृद्ध भाषाओं में होती है। आज हम इसे हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं। हिंदी की बोलियों में श्रेष्ठ साहित्य की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधि रामचरितमानस की और सूरदास ब्रजभाषा सूरदास की रचना की है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देखिए प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि रामचरितमानस किसने लिखा है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने। और किस भाषा में लिखा है? तो देखिए यही प्रश्न पूछता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो क्या लगाएंगे? अवधी भाषा में। और सूरदास ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना किया है। तो सूरसागर किस भाषा में रचना किया गया मित्र? तो क्या लगाएंगे? ब्रज भाषा। तो आगे आते हैं क्या? लिपि। तो हम लोग लिपि में देखते हैं कि लिपि क्या है। देखिए लिपि में जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। लिपि की पूछा जाएगा तो आप लोग ये बताएंगे कि सभी भाषाएं एक ही लिपि में नहीं लिखी जाती हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती हैं। देखिए हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। तो आप क्या लगाएंगे? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी किस लिपि में लिखी गई है तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन देवनागरी लिपि। तो इसके बाद आगे है कि हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत है, मराठी, मैथिली, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा संस्कृत, मराठी, मैथिली, कोंकणी, नेपाली, हिंदी ये सभी किस भाषा में लिखी गई हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। भारत की कुछ अन्य भाषाएं एवं उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। तो देखते हैं कि भाषा क्या है। देखिए यहाँ पे भाषा आपका है असमिया। तो असमिया की लिपि क्या है? बांग्ला। कन्नड़ की कन्नड़ है। मलयालम की मलयालम है। तेलुगु की है लिपि। उड़िया की उड़िया है। कश्मीरी की कश्मीरी है। बंगला की बंगला है। अंग्रेजी की रोमन है। तो उर्दू की क्या होगा? फारसी है। और पंजाबी की गुरमुखी है। तमिल की तमिल और गुजराती की देखिए देवनागरी है। तो इस तरह से देख लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी है, संस्कृत, मराठी, मैथिली, कोंकणी, नेपाली ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो आपका प्रश्न यहीं से उठेगा। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। ये भी जो है देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। तो देखिए हमारा देश बहुत विशाल है। यहाँ प्रचलित भाषाओं की गणना अत्यंत कठिन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में कुल किस अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया है और कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो आप लगाएंगे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। और आगे देखिए असमिया है, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। इतनी देखिए भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं हैं। तो हमारे देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। तो भारत में लगभग 70% लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। तो देश के सभी राज्यों में लोग हिंदी को समझ लेते हैं। हिंदी की व्यापक प्रसार के कारण इसे भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो प्रश्न अगर आपसे पूछेगा कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो आप क्या लगाएंगे? हिंदी। यहाँ पे देखिए राजभाषा, हिंदी की राजभाषा, हिंदी भारत की क्या है? एक राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संघ की राज्यसभा घोषित किया गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है, जो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राज्यसभा घोषित किया गया, इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर जो है मनाया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं
कि विदेशों में हिंदी, देखिए विदेशों में हिंदी क्या है, तो केवल हमारे देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी लोग हिंदी को पढ़ते और व्यवहार में लाते हैं। जैसे एक मॉरिशस है, फिजी है, सूरीनाम, गुयाना और ट्रिनिडाड की लगभग आधी आबादी हिंदी समझती है। तो हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान, खाड़ी के देशों में और यूरोप के देशों में हिंदी समझने और बोलने वाले लोग की बड़ी संख्या में आसानी से मिल जाते हैं। विश्व के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन होता है। तो व्याकरण में देखिए क्या है कि जब हम किसी भाषा को व्यवहार में लाना चाहते हैं, देखिए व्याकरण जब किसी भाषा को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अनेक नियम होते हैं जिनका ज्ञान भाषा के प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए जिस शास्त्र से भाषा को शुद्ध रूप से ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा और व्याकरण की अटूट संबंध है। व्याकरण के ज्ञान के अभाव में भाषा शुद्ध रूप से प्रयोग असंभव है। आगे देखिए व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के कुल कितने अंग हैं, देखिए व्याकरण के कुल कितने अंग हैं, तो क्या लगाएंगे, 4 अंग हैं। तो व्याकरण के कौन कौन से हैं, वर्ण विचार है, शब्द विचार है, पद विचार है, वाक्य विचार। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि व्याकरण के अंग। तो वर्ण विचार में क्या है कि वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल शब्द निर्माण अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में है, इसके अंतर्गत शब्दों की व्युत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन और अर्थ का अध्ययन किया जाता है। और पद विचार है कि पद विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, पद रचना, पद भेद, पदों के कार्य का अध्ययन किया जाता है। और वाक्य विचार में है कि वाक्य विचार में वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्हों आदि का जो है प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड देखिए इतना ही था। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपने क्या सीखा। तो हमने क्या सीखा है कि जिस माध्यम के द्वारा भाव और विचारों को प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं, तो क्या लगाएंगे, 2 भेद, एक मौखिक होता है, एक लिखित भाषा होता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप में बोली कहते हैं, जो बड़े स्तर में बोला जाता है, जैसे पूरे भारत में एक राष्ट्र स्तर पर बोला जाएगा उसे हम भाषा कहते हैं, लेकिन जब क्षेत्रीय भाषा होती है उसे हम बोली कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जिस शास्त्र में भाषा शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं, तो 4 अंग हैं। क्या वर्ण विचार है, शब्द विचार है, पद विचार और वाक्य विचार। तो ये वर्ण विचार में क्या है कि वर्ण विचार के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो भाषा के कितने कौशल हैं, 4 कौशल हैं। तो पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यहाँ पे देख सकते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसमें पहले 2 कौशल मौखिक भाषा के रूप में है, मतलब सुनना और बोलना यह जो है मौखिक होता है, और पढ़ना और लिखना जो है लिखित भाषा के रूप में होता है। तो बच्चा पहले मौखिक भाषा को ही सीखता है। देखिए जब हम कुछ बोलते हैं हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन चिन्हों को लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। तो देखिए कि मुख से बोली गई ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित होती है उसे वर्ण कहते हैं। क्या है कि मुख से बोली गई ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित होती है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए प्रश्न यहाँ से आपको पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। तो हम लोग देखिए अब वर्णमाला शुरू करते हैं कि वर्णमाला में क्या क्या है। तो भाषा प्रयोग में बहुत से वर्णों का प्रयोग होता है। सभी वर्णों के साथ मिलने से उस भाषा की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। किसी भाषा में प्रयुक्त सभी वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को उस भाषा का वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए किसी भाषा के प्रयुक्त सभी वर्णों का, मतलब जितने भी वर्ण हैं सभी का एक निश्चित क्रमबद्ध समूह उस भाषा का वर्णमाला कहलाता है। तो हिंदी वर्णमाला के प्रकार, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, आपका स्वर है। तो स्वर में क्या है कि आ ई उ री ए ओ औ, ये आपका स्वर है। तो स्वर की बात किया जाएगा तो कुल कितने स्वर हैं, तो देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से आप लोग गिन भी सकते हैं। अब आप लोग को इसे पता भी होगा को 11 हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो अयोगवा की संख्या कितनी है, तो अयोगवा की संख्या 2 है, जो है अंग आहा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है, जिसमें आ ई उ री ए आई ओ औ है। अयोगवा अंग आहा है। अब व्यंजन है, देखिए व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि व्यंजन जैसे का ख गा घा अंगा, तो का वर्ग हुआ। चा छ जा झा इया चा वर्ग है। टा ठा डा ढा अड़ा टा वर्ग है। ता था दा धा ना ता वर्ग है। पा फा भा भा मा पा वर्ग है। तो इसमें देखेंगे तो ये सभी वर्ग जो है 25 होते हैं। तो 25 वर्ग ये हो गए, और 4 यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक अंतस्थ व्यंजन होता है, एक ऊष्म व्यंजन होता है। तो 25 4 29 और 29 31 3 33। तो इस तरह से आपका जो है व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है, तो व्यंजन की संख्या आप बताएंगे तो 33 है। यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन आपकी संख्या कितनी है, 4 है। और आगत ध्वनियाँ आ जा फा ये सब ये ध्वनियाँ जो है 3 ध्वनियाँ कौन सी हैं, आगत ध्वनियाँ हैं। तो आगे देखिए स्वर, तो अब हम लोग स्वर पे चलते हैं कि स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है स्वर कहलाती है। देखिए स्वर कहलाती है। तो स्वर का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, 11, जिसमें री को शुद्ध स्वर नहीं कहा जाता है, क्योंकि हिंदी में इसका उच्चारण री की तरह होता है। इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्द में ही जो है होता है। आइए स्वर के भेद देखते हैं कि स्वर के भेद कितने हैं। तो हिंदी में स्वरों के 2 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर है और एक दीर्घ स्वर है। देखिए प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वर के भेद कितने हैं, तो भेद कितना लगाएंगे, 2 भेद हैं, एक ह्रस्व एक दीर्घ है। तो ह्रस्व स्वर में हम लोग देखिए क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, देखिए एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्वि मात्र दीर्घ उच्यते, मतलब जिसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है, जिसे जिन स्वरों में उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ ई उ और री। और दीर्घ स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लगने वाले दुगना समय लगते हैं। देखिए एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्वि मात्र दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लेतो ज्ञो व्यंजनम अर्धमात्रिकम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दीर्घ मात्रा मतलब जो जिसमें 2 मात्रा होती है, दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। तो क्या पूछा जाएगा, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो 7 लगाएंगे। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं आगे हैं कि हिंदी में आगत स्वर है कौन से हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आगत स्वर आ है कि आजकल हिंदी में आ ध्वनि प्रयोग होने लगा है। इस स्वर ध्वनि का प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों से, जैसे डॉल, कॉल, क्लॉक, बॉडी, जॉनी आदि हैं। तो इसे अ है, इसको जो मात्रा क्या पढ़ेंगे, आगत स्वर इसको कहेंगे। अब व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन में क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए वायुकंठ से निकलकर मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श या घर्षण करते हुए बाहर आती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वर के सहायता से ही होता है, स्वर के बिना उच्चारण प्रायः नहीं होता है। व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के कुल कितने भेद हैं, तो व्यंजन के 3 भेद हैं। देखिए व्यंजन के कुल कितने भेद बताए गए हैं, तो व्यंजन के 3 भेद हैं। जैसे पहला है आपका स्पर्श व्यंजन है, फिर अंतस्थ व्यंजन है, फिर ऊष्म व्यंजन है। तो व्यंजन के 3 भेद हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्पर्श के आधार पर, देखिए स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं। तो पहला है कि स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायुकंठ से निकलकर मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है। देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायुकंठ से निकलकर मुख के किसी भाग को स्पर्श करते हुई बाहर आती है, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जैसे आपका जो प्रत्येक वर्ग है, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग, उसे हम स्पर्श व्यंजन में जो है रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पर्श व्यंजन आप लोग को यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा कि स्पर्श व्यंजन
का वर्ग है, स्पर्श व्यंजन है, उच्चारण स्थान और नाम है। तो का वर्ग में जैसे आपका का, ख, गा, घा, अंगा, तो इसको उच्चारण स्थान कंठ से होगा। कंठ नाम क्या है? कंठ। इसे इस तरह से कह सकते हैं, अकुह विसर्जनियाम कंठा, अकु विसर्जनियाम कंठा, इचुसानाम तालु, ऋटुरसानाम मूर्धा, लिर्तुलसानाम दंता, उपधमानियाम ओष्ठ। तो क्या लगाएंगे इसमें? देखिए, तो का चा वर्ग को उच्चारण स्थान किससे होगा? तालु से होगा। इसका नाम तालव्य से या तालव्य से प्राप्त है। मूर्धा मूर्धन्य से है। फिर आपका आएगा अगला ता वर्ग है। ता वर्ग को देखिए, ता वर्ग को दंत से है, तो इसका दंत हो जाएगा। पा वर्ग ओष्ठ, ओष्ठ है तो ओष्ठ हो जाएगा इसका नाम। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए 25 वर्ड हैं, तो 25 वर्ड ये आपके जो है स्पर्श व्यंजन में रखे गए हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों की स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच होती है। देखिए, बहुत ही समझते ही चलिए, बहुत बारीकी है कि जिन व्यंजनों की स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच होती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करने में स्पर्श बहुत कम और क्षणिक होता है। इनका उच्चारण करते समय मुख से वायु जीभ के दोनों पार्श्वों से बाहर आती है। या र लावा अंतस्थ व्यंजन है। देखिए, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो कितना लगाएंगे आप लोग? 4। या र ल व, या र ल व। और अगर बात किया जाएगा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25 हैं और आपका अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। और ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग से रगड़ खाती हुई बाहर आती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। तो देखिए, 4 इधर है, 4 इधर, 25, टोटल मिलाकर के कितने होते हैं? 33। तो 33 को जो ही व्यंजन हम लोग कहते हैं। तो आगे है श्वास की मात्रा के आधार पर। तो देखिए, श्वास की मात्रा के आधार पर क्या है कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं, एक अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण। तो देखिए, अल्प प्राण में जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कम श्वास और कम प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, पहला क्या है कि पहला, तीसरा और पांचवा अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। जैसे इसमें देखिए का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, ढा, ड़ा, ता, ना, ता, दा, ना, पा, बा, या, रा, ला, वा, ये सभी क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, सॉरी अल्पप्राण है। अब यहाँ पे देखिए आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का, जो भी हम बताएं आपको, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन, ये सभी क्या हैं? आपके अल्पप्राण हैं। पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन ये सभी अल्पप्राण हैं। और दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन ये सभी क्या है? महाप्राण है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अधिक श्वास और अधिक प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग और दूसरा, चौथा व्यंजन महाप्राण होते हैं। जैसे ख, घ, छ, ठ, ढ, त, धा, पा, फ, भा, इसके अतिरिक्त ढ, ढ या हा व्यंजन महाप्राण होते हैं। तो देखिए आगे है ग। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं, एक अघोष एक सघोष है। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ड और तीनों सा अघोष होते हैं, यानी 1, 2, 1, 2 और ऊष्म व्यंजन, 1, 2 ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में 3 सा, तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, ये तीनों क्या होते हैं? अघोष होते हैं। जैसे का, ख, च, छ, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सा, इन व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों की कंपन नहीं होती है। और सघोष व्यंजन में क्या है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड या, रा, ला, वा, हा सघोष व्यंजन होते हैं। तो गा, घा इस तरह से है, अंगा, जा, झा, या, टा, ढा, ढा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, ढा, ढा, या, र, ला, वा, हा इन व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होती हैं। तो आगे देखिए हम लोग क्या
अयोगवा। तो अगला क्या टॉपिक है कि अयोगवा। तो अयोगवा किसे कहते हैं? तो अयोगवा व्यंजन 2 हैं। तो अंग आहा, अयोगवा व्यंजन कितने हैं? अंग आहा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अयोगवा कितने हैं, क्या लगाएंगे? अंग आहा। तो अयोगवा का अर्थ होता है जो योग ना होने पर भी साथ रहे ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। देखिए आगे है अनुस्वार। अनुस्वार का अर्थ है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, जो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, इसके बाद सदैव कोई व्यंजन आता है, इसका प्रयोग व्यंजन के रूपी बिंदु, देखिए यहाँ पे देखिए एक बिंदु है, वो अनु से हम अनुस्वार कहते हैं, जो ऊपर मात्रा लगता है, के रूप में किया जाता है, जैसे बंदर, कंपन, चंचल, पंछी आदि। अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है। अब स्पर्श व्यंजनों में पंचम व्यंजन के साथ अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है। यदि अंतस्थ और उस व्यंजन में पहले सम का प्रयोग हुआ हो तो माँ के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे देखिए सम प्लस रक्षक, तो जो माँ का नीचे हलंत है वो जो है ऊपर अनुस्वार हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि अंतस्थ और उस व्यंजन के पहले सम का प्रयोग हुआ हो तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सम प्लस रक्षक हो गया, सम प्लस लिप्त है तो संलिप्त है, फिर सम प्लस यम है, संयम बन जाएगा इसका। सम है देखिए हलंत है तो हलंत क्या हो जाएगा? वह अनुस्वार हो जाएगा। सम प्लस हार है तो संसार है, सम प्लस वेदना है तो संवेदना है। इस तरह से आप लोग जो है कर सकते हैं। तो आगे है अनुनासिक ध्वनियाँ। देखिए अनुनासिक एक चंद्रबिंदी की तरह होती हैं, जिसे हम कहते हैं अनुनासिक ध्वनियाँ। तो इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों के रास्ते बाहर आती है। इस ध्वनि के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, जैसे हंसी, कांपना, सांप, माँ, गाँव, चिड़िया, चाँद। देखिए सब में जो है चंद्रबिंदी का प्रयोग किया गया है, तो इसे क्या कहेंगे? अनुनासिक ध्वनियाँ। ऊपर क्या था? अनुस्वार, ये अनुनासिक ध्वनियाँ हैं। तो आगे देखिए विसर्ग। अब हम लोग बात करते हैं विसर्ग। इसका प्रयोग हिंदी में आए हुए तत्सम शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, प्रायः, संभवतः, स्पष्ट, परिमाणता, स्नेह, क्रमशः आदि। तो विसर्ग का उच्चारण ह की तरह हो। देखिए अगला टॉपिक क्या है कि संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं कि छ, त्र, ज्ञ, स्र हिंदी वर्णमाला के 4 संयुक्त व्यंजन हैं। जब दो व्यंजनों के बीच स्वर ध्वनि नहीं होती है तो आपस में संयुक्त हो जाते हैं। देखिए जब दो व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर ध्वनि नहीं होती है तो वो आपस में क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। संयुक्त देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो क्या लगाएंगे आप? संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 हैं, तो 4 लगाएंगे। इस तरह से हैं का और सा मिलके छ बना है, ता और रा। देखिए यहाँ पे कोई स्वर नहीं है तो त्रा हो गया, जाइया मिलके ज्ञा हुआ और सारा मिलके सरा हो गया। तो हिंदी में ज्ञा का उच्चारण वैसा नहीं होता है जैसा ऊपर दिखाया गया है, ऐसा उच्चारण संस्कृत में होता है। तो हिंदी उच्चारण में ज्ञ होता है। इसके अतिरिक्त भी संयुक्त व्यंजन हो सकते हैं, जैसे देखिए का है, का ओया मिलके क्या बने? क्या। तो क्या से क्यारी, क्या, क्यों, वाक्य, ऐसे शब्द आपको जो है मिल सकते हैं। तो सा अवा से है स्वयं, स्वाति, स्वाध्य, स्वदेश। इसी तरह से देखिए सभी हैं। तो इसी तरह से आपका जो है संयुक्त व्यंजन जो है बनाया गया है। फिर अगला आता है द्वैत व्यंजन। तो द्वैत व्यंजन किसे कहते हैं? जो संयुक्त व्यंजन दो समान व्यंजनों से बने होते हैं उन्हें द्वैत व्यंजन कहते हैं। तो देखिए जो संयुक्त व्यंजन दो समान व्यंजन से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे मक्का है, धक्का है, चक्का है, बच्चा है, लज्जा है, सज्जा है, ये सब सभी क्या है? ये सब सभी क्या है? द्वैत व्यंजन है। उसके बाद देखिए हिंदी में ऐसे संयुक्त व्यंजन प्रयोग होता है जिसमें 3 व्यंजनों के गुच्छ होता है, जैसे स्वास्थ्य, ज्योत्सना, उज्ज्वल आदि। ये सभी जो है संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। अब आता है अगला उच्छिप्त व्यंजन। तो देखिए उच्छिप्त व्यंजन इंपॉर्टेंट है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ को ऊपर आगे की ओर फेंका जाता है उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ढ ढ उच्छिप्त व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी लगाएंगे? 2। यहाँ पे देखिए ढ ढ उच्छिप्त व्यंजन है। तो उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितना है? तो आप क्या लगाएंगे? उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। संयुक्त में जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्रा है आपका, उच्छिप्त में ढ और ढ। देखिए ये किसी शब्द के आरंभ में नहीं आते। पेड़, लड़ाई, गाड़ी, घोड़ा, बढ़ाई आदि
ये सभी जो है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन के उदाहरण हैं। विभिन्न व्यंजनों के साथ रा का संयोग, देखिए व्यंजनों के साथ रा का संयोग निम्न प्रकार है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं रा में स्वर नहीं है या तो आने वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है, जैसे कि करम, करम में देखिए करम में रा में कोई स्वर नहीं है तो वह ऊपर उसका मात्रा बन जाएगा कर्म है। कार्य कार्य, धर्म धर्म, वरस वर्ष, गरव गर्भ, दर्द दर्द, इस तरह से जो है आर का जो प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आर के पहले स्वर व्यंजन आता है, इसका इस तरह से जो है हो जाता है। देखिए इस चिन्ह, जैसे करम है तो उसका क्रम हो जाएगा, भ्रम है भरम है तो भ्रम हो जाएगा, लेकिन शुद्धता जो आपका देखा जाएगा तो यही माना जाता है। लेकिन इसका जो बनाने के बाद जो जब स्वर नहीं होता उसके मेल के बाद क्रम इस तरह से बनता है। तो यदि रा से पहले टा और ढा आए तो इसका इस तरह से हो जाता है, जैसे ट्रक का ट्रक होता है, ट्रेन का ट्रेन होता है, ट्राम का ट्राम होता है। इस तरह से आप लोग जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए इसमें क्या क्या सीखे हैं कि मुख से बोली गई ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है। व्यंजन का उच्चारण करते हुए वायु कंठ से निकलकर मुख के किसी न किसी भाग में स्पर्श या घर्षण करते हुए बाहर आती है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों सा अघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अलावा सघोष व्यंजन होते हैं। अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है। अनुनासिक और ध्वनि का उच्चारण करने में वायु नाक और मुंह दोनों के रास्ते बाहर आती है। जो संयुक्त व्यंजन दो समान व्यंजनों से बने होते हैं उन्हें द्वैत व्यंजन कहते हैं। ढ ढ किसी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं। देखिए आपका जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, बस इतना ही था फ्रेंड्स। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला वीडियो जब भी अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स इसके बाद का जो चैप्टर रहेगा हमारा वो शब्द विचार है और उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए इस वीडियो में जो जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी प्रश्न हैं, सब एनसीईआरटी से रिलेटिव हैं। सब ये आपका जो है कक्षा 8 की एनसीईआरटी में सभी दिए हैं। तो हम आपको इस वीडियो में एक एक चैप्टर करके फिर जो है मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे।